फोर्स्ड ऑसिलेशंस। ये फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होता है? फोर्स्ड ऑसिलेशन की जरूरत कहाँ पड़ती है? देखो, इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाता है। याद करो वो, अभी मैंने बताया था, वो अमूल वाले गार्डन में जाओ, कहीं पे झूला झूल रहे लोग, ओके, इन दैट केस धीरे धीरे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाता है। बट इन ऑर्डर टू सस्टेन द ऑसिलेशन, अगर आप पीछे खड़े होके उसको धक्का लगाते रहेंगे तो क्या होगा, ऑसिलेशन सस्टेन्ड रहेंगे। इमेजिन यहाँ पे ये स्विंग है, यहाँ पे ऐसा बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे झूला झूल रहा है, इन दैट केस एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू द डैम्प्ड फोर्सेस। कौन कौन से डैम्प फोर्सेस? यहाँ पे एक तो आवाज आता है वो किचुड़ किचुड़ करके, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, एंड अदर देन दैट रेजिस्टिव फोर्स भी लगते रहते हैं। बट इफ यू स्टैंड एट दिस पॉइंट और आप लोग यहाँ पे खड़े होकर धक्का लगाते रहोगे तो क्या होगा, ऑसिलेशन विल बी सस्टेन्ड। सो ऑसिलेशन परफॉर्म्ड इन सच अ वे दैट द ऑसिलेशन आर सस्टेन्ड by overcoming the damped forces are called forced oscillations. तो लिखेंगे क्या फोर्स्ड ऑसिलेशन में? सबसे पहले डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में लिखना पड़ेगा। इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस, in case of damped oscillations, amplitude decrease with time। ठीक है, टाइम के साथ धीरे धीरे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाता है। इन ऑर्डर टू सस्टेन, इन ऑर्डर टू सस्टेन oscillations, periodic external force is required। समझ में आ रहा है? ऑसिलेशन को अगर सस्टेन करना हो तो पीरियोडिकली एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। पीरियोडिक फोर्स का मीनिंग क्या होता है? इमेजिन ये झूला झूला है कोई, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ यहाँ पे खड़े होकर आप धक्का लगा रहे हो, ठीक है, यहाँ से, चलो धक्का लगा दिया, उसके बाद आप दौड़ते हुए मान लो इधर आ जाते, ठीक है, अगर आप लोग इधर आके वापस धक्का लगाने जाओगे, इधर आके, यानी दौड़ते दौड़ते आप सब जगह पे धक्का नहीं लगाओगे, आप लोग क्या करोगे, एक ही जगह पे खड़े रह के एक ही जगह से धक्का लगाता रहते। तो होता क्या है यहाँ पे, वन फुल ऑसिलेशन खत्म होने के बाद ही आप धक्का लगा रहे हो, वापस ही वन फुल ऑसिलेशन हुआ, वापस हम लोगों ने धक्का लगाया। सो वी आर अप्लाइंग फोर्स पीरियोडिकली, यानी एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे हमारा फोर्स रिपीट होता है, इसीलिए इसको पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। In order to sustain the oscillations, periodic external force is required. So the oscillations performed in presence of such periodic external force are called forced oscillations। आ गया समझ में? अब ये ना एक मसाला लाइंस हो गई है इतनी, ठीक है, कोई भी फोर्स्ड ऑसिलेशन का क्वेश्चन पूछे, रेजोनेंस है या कुछ भी हो, आप लोग ये तीन लाइंस तो आपको लिखनी है, ओके। क्वेश्चन ऑन बेसिस ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन, क्वेश्चन पहला ये आएगा, व्हाट आर फोर्स्ड ऑसिलेशन, व्हाट आर फोर्स्ड ऑसिलेशंस। तो जो पहले जो तीन लाइंस लिखा है वो लिख देनी है, ठीक है, कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। सो इन ऑर्डर टू सस्टेन द ऑसिलेशंस, पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, ऑसिलेशन परफॉर्म्ड इन सच presence of such periodic external forces are called damped oscillations। तो what are forced oscillations, ऐसा एक क्वेश्चन, और उसके साथ यही पूछते हैं, डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत ये पूछते रहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशंस, फोर्स्ड ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ये भी। तो फर्स्ट, पहले फोर्स्ड ऑसिलेशन में तो ये लाइंस लिखने, ये तीन, ओके, उसके बाद क्या करना है, फोर्सेस एक्टिंग, फोर्सेस एक्टिंग on SHO, any simple harmonic oscillator, in case of damped oscillations, damped oscillation हो रहे हो तो कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं? तो कौन से लगते हैं, एक तो लगता है F इज इक्वल टू माइनस के वाई,
ये हमेशा लगेगा माइनस के वाई विच इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। दूसरा लगेगा F इज इक्वल टू माइनस बी वी डैम्प्ड फोर्स। और तीसरा लगेगा F इज इक्वल टू एफ जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी। ये वाला कौन सा फोर्स है? दिस इज द पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स जिसकी मैं बात कर रहा था, पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स, ये वाला। ठीक है, ये ना, ये रहा। इन ऑर्डर टू सस्टेन ऑसिलेशन पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और वो फोर्स कितना होता है? याद रखना, दिस फोर्स इज F इज इक्वल टू एफ जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी। ये कॉस भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट में बी कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस ऑल्सो। मैं यहाँ पे साइन लिख रहा हूँ। सो एफ जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी। ये प्लस में देखो, ये दोनों माइनस में क्यों? बिकॉज ये ऑसिलेशंस में, ये ऑसिलेशन को रेजिस्ट करता है। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स भी रेजिस्ट करता है, डैम्प्ड फोर्स भी उसको रेजिस्ट करता है। बट ये जो एक्सटर्नल पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स है वो उसको हेल्प करता है ऑसिलेशन को सस्टेन करने के लिए, इसलिए ये वाला पॉजिटिव है। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? देयरफॉर टोटल फोर्स on SHO will become F is equal to minus KY minus BV plus F0 sine of omega t. Therefore F तो माँ होती है, तो माँ is equal to minus KY minus BV plus F0 sine of omega t. Therefore माँ plus BV plus KY is equal to F0 sine of omega t. पूरे इक्वेशन को m के साथ डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा? a प्लस बी बाय एम वी प्लस के बाय एम वाई इज इक्वल टू एफ जीरो बाय एम साइन ऑफ ओमेगा टी। चलो, एक्सेलरेशन यानी क्या होता है? इट इज डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस बी बाय एम, वेलोसिटी यानी डी वाई बाय डी टी प्लस के बाय एम वाई इज इक्वल टू, देखो फोर्स अपॉन मास यानी एक्सेलरेशन होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ए जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी। ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। 2 या 3 मार्क की थियरी में ये हो सकता है। राइट differential equation of forced oscillation and also write its solutions. यानी FHM यानी फोर्स्ड ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिखना है और उसका सॉल्यूशन यहाँ पे डिराइव नहीं करना है। ओके, तो सबसे पहले फोर्स्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन पहले, हाँ ये भले ये पूछ ले तो आपको ये 3 लाइन तो लिखनी है। ओके, ये लिखी दो भाई, डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है और ऑसिलेशन को सस्टेन करने के लिए पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है एंड ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ सच एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। इतना, ये 3 लाइन लिखने के बाद आपको सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन, सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, डिराइव नहीं करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशंस, क्या इक्वेशन अभी डिराइव किया हम लोगों ने? डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस बी बाय एम डी वाई बाय डी टी प्लस के बाय एम वाई इज इक्वल टू ए जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। अभी याद रखना, इसमें ये जो ओमेगा होगा, ठीक है, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं अभी। इसका सॉल्यूशन जो नेचुरल ऑसिलेशन होता है उसके जैसा ही सॉल्यूशन है, सिंपल। क्या सॉल्यूशन है? y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। सिंपल लग रहा है ना सॉल्यूशन? क्यों? बिकॉज यहाँ पे ऑसिलेशन सस्टेन हो गए, जो डैम्प्ड फोर्स लग रहा था उसको ओवरकम कर दिया, तो ये सस्टेन होगा। जो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ
ऐसे फोर्स्ड ऑसिलेशन। बट इसमें जो एम्पलीट्यूड है ना वो थोड़ा अलग होता है। सी, कभी कभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, आप लोग जब झूला झूलते हो एट दैट टाइम, व्हेन यू कम एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स, पीछे की तरफ जब आप लोग एक्सट्रीम पॉइंट पे चले जाते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे झूला झूल रहे हो आप लोग, ये पीछे वाला पॉइंट है, जैसे जैसे आप लोग ऐसे बैठे हुए हो, पीछे वाला पॉइंट जब आएगा तो आप लोग अपना सेंटर ऑफ मास पीछे की तरफ शिफ्ट करते हो, ठीक है। अगर आपको कोई झूला नहीं डाल रहा तो ये हम लोग कर सकते हैं कि अपने सेंटर ऑफ मास को पीछे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, एज अ रिजल्ट हमको थोड़ा एम्पलीट्यूड ज्यादा मिल जाएगा। सो ऐसा आप लोग अगर रिपीटेड करते रहो तो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे बढ़ता जाता है और बहुत बढ़ जाता है, और बहुत बढ़ने के बाद हमको डर लगता है, हम लोग ऑसिलेशन को थोड़ा कम कर देते हैं, यानी फोर्स लगाना थोड़ी देर के लिए कम कर देते हैं, देन अगेन वी एंजॉय द स्विंग। सो ये प्रोसेस में होता क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी से, जैसे यहाँ पे कोई खड़ा है और आपको धक्का लगा रहा है, ठीक है, तो जिस फ्रीक्वेंसी से ये धक्का लगा रहा है वो वाली फ्रीक्वेंसी, और आप जो ऑसिलेशन ऑसिलेट कर रहे हो वो वाली फ्रीक्वेंसी, अगर वो वाली फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा, और उस फिनोमिना को बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड रेजोनेंस। बट ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना है इस थियरी में। इस थियरी में तो क्या पूछा हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स ऑसिलेशन लिखो भाई, चलो ये हो गया फोर्स ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका सॉल्यूशन क्या है, ये रहा सॉल्यूशन। इसमें एम्पलीट्यूड का भी एक इक्वेशन होगा, और एम्पलीट्यूड का इक्वेशन ये होता है वेर, ऐसा लिखना पड़ेगा, वेर ए इज इक्वल टू, अब इस इक्वेशन का मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको याद रखना ही पड़ेगा, एफ जीरो बाय एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, रेस टू 1/2। एंड फेज, ये जो दिख रहा है ना इनिशियल फेज, उसका भी एक इक्वेशन है, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वी जीरो बाय ओमेगा वाई जीरो। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको ये इक्वेशन याद रखने ही पड़ेंगे। ओके, टेक्स्ट बुक में भी ये डायरेक्टली दिए हुए, कोई डेरिवेशन नहीं है। ओके, तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन, उसका सॉल्यूशन। बस यहां तक आपको लिखना होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन पे, एक्सप्लेन फोर्स्ड ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस। फोर्स्ड ऑसिलेशन एक्सप्लेन करना है और रेजोनेंस भी एक्सप्लेन करना है। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन के लिए सबसे पहले ये 3 लाइंस, ठीक है, क्या होते हैं वो लिख दो। उसके बाद रेजोनेंस एक्सप्लेन करना है। रेजोनेंस एक्सप्लेन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू, ऐसा है वी नो दैट करके, वी नो दैट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन होता है ए इज इक्वल टू एफ जीरो बाय एम स्क्वायर, ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो का स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर बी स्क्वायर होल रेज टू 1/2, ठीक है, ये इक्वेशन अभी हम लोगों ने देखा था। ओके, अब ये वाले इक्वेशन में इफ oscillations are very small, oscillations are वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत ही छोटा ऑसिलेशन हो रहे हो, धीरे धीरे ऑसिलेशन हो रहे हो, एम्पलीट्यूड ज्यादा ना हो, इन दैट केस ये वैल्यू वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है, दिस वैल्यू इज वेरी वेरी लेस। अगर ये वाली वैल्यू बहुत ही कम हो तो हम लोग ये लिख सकते हैं, देयरफॉर ए का वैल्यू हो जाता है एफ जीरो बाय एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये एम होगा, एम का स्क्वायर नहीं होगा, ओमेगा जीरो और ओमेगा स्क्वायर, हाँ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर, ओमेगा जीरो ही होगा, नहीं यहाँ पे ओमेगा होगा, वो सही है, यहाँ पे ओमेगा आएगा,
ओके, यस, एफ जीरो बाय एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर का स्क्वायर द होल इज टू 1/2 बचेगा, बिकॉज ये बहुत ही कम हो जाता है। इन दैट केस वी कैन से एम्पलीट्यूड जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर। इसका मतलब ये हो, देखो ये ओमेगा क्या होता है, इट इज द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दिस अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी हम लोग दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। और ये ओमेगा जीरो क्या होता है, इट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। तो जब ये वैल्यू बहुत ही नजदीक आ जाए, ठीक है, व्हेन दीज टू वैल्यूज अप्रोचेस ईच अदर, इन दोनों ये वैल्यूज बहुत ही नजदीक हो जाए, इक्वल हो जाए, लिख सकते हैं इफ ओमेगा टेंस टू ओमेगा जीरो एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, तो अगर रेजोनेंस का कुछ पूछे तो आपको एक्सप्लेन थियोरेटिकली ये एक्सप्लेन देना है, एक्सप्लेनेशन देना है। इफ ओमेगा और ओमेगा जीरो यानी आपको पूरा लिखना है, इफ द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर बिकम्स इक्वल, amplitude of the oscillation becomes maximum, this phenomena is called resonance। ओके, तो रेजोनेंस का मीनिंग क्या हुआ, आप लोग झूला झूल रहे हो, कोई एक पॉइंट पे आके आपको धक्का लगाता है, आपके एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, फिर वापस एक पॉइंट पे आने के बाद वापस वो धक्का लगाएगा, तो एम्पलीट्यूड और बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ता ही जाएगा, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी और वो जो धक्का लगा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट पे आने के बाद सिस्टम कोलैप्स भी हो सकता है। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते तो ग्राफ ऐसा होगा, ग्राफ पूछते हैं, ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, y वर्सेस t का ग्राफ, इट इज जनरली लाइक दिस, ऐसा होता है, धीरे धीरे y की वैल्यू बढ़ जाती है, बढ़ती ही चली जाती है, और एक पॉइंट पे आने के बाद सिस्टम कोलैप्स भी हो सकता है। ओके, ये एक्चुअली इधर आएगा ओमेगा बाय ओमेगा जीरो, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, एक पॉइंट पे आने के बाद सिस्टम कोलैप्स हो सकती है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में सिर्फ इतना ही है।